नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं MIT के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम वीक में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आपने देखा होगा कि अभी इजराइल और ईरान के बीच में एक डिस्प्यूट चल रहा है और डिस्प्यूट के एक वॉर चल रहा है बेसिकली। और जो वॉर चल रहा था बेसिकली वो बहुत पहले से चला आ रहा है। एक्चुअल में लड़ाई किस बात की है? लड़ाई है थ्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस का। मतलब ईरान चाहता है कि इजराइल एग्जिस्ट ही ना करे, इजराइल चाहता है कि ईरान तो एग्जिस्ट करे लेकिन ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना ले, क्योंकि उसकी वजह से उसका एग्जिस्टेंस को थ्रेट हो जाएगा, नुकसान पहुंच सकता है, उसको गायब किया जा सकता है। तो अभी क्या हुआ, हालांकि इसके ऊपर पहले हमने इजराइल हमास एंड मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट करके एक पहले से MIT अपलोड कर रखी है। आप सभी लोगों ने आई होप वो देख भी लिया होगा कि इजराइल और हमास के बीच में क्या चल रहा था। पैलेस्टाइन, हमास जो है वो पैलेस्टाइन के अंदर बना हुआ है, लेकिन वो एक प्रॉक्सी ग्रुप है किसका? ईरान का। तो अभी तक जो लड़ाई चल रही थी वो ईरान और इजराइल के बीच में वो प्रॉक्सी ग्रुप की चल रही थी। हिजबुल्लाह बना हुआ है 1982 में लेबनान में, ठीक है। वहीं पर आपका हमास बना हुआ है, वहीं पर आपका PLA, ठीक है, सब बने हुए हैं, है ना। आपका हाउदीज बने हुए हैं यमन में, ये सब प्रॉक्सी वॉर चल रहे थे, प्रॉक्सी ग्रुप बने हुए थे। लेकिन अब जैसे इजराइल को पता चला कि उसके पास, ईरान के पास क्या आ चुका है? न्यूक्लियर बॉम्ब, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है, यूरेनियम 235 का एनरिचमेंट उसके पास आ चुका है, तो उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला गया। इन सब को समझने से पहले बीच में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट और चल रहा था, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारी MIT रहेगी वो प्रॉपर इजराइल और आपके ईरान के ऊपर बेस रहेगी, और उसके आसपास के जितने भी अड़ोसी पड़ोसी जितने भी कंट्रीज बनी हुई हैं, गल्फ कंट्रीज, उनके बीच के डिस्प्यूट को लेकर हम सारा उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो उनके बीच में एक छोटा सा नाम निकल के आता है जिसको हम कहते हैं सीरिया। और बेसिकली जो आपका सीरिया है, उस सीरिया में किस बात की लड़ाई चल रही है? तो सिंपल सा समझना, जो सीरिया है बेसिकली, उस सीरिया में क्राइसिस चल रहे हैं और क्राइसिस खत्म हो चुकी है, वहां पे सरकार बदली जा चुकी है, सरकार का वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। तो उसको हम थोड़ा सा आज डिस्कस कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कौन सा है? सीरिया क्राइसिस। तो समझना, सीरिया जो था ना वो पहले किसका पार्ट होता था? ओटोमन एम्पायर का। और ओटोमन एम्पायर आप अच्छे से जानते हो कि पहले यहां पर एक जगह होती थी कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। उस कॉन्स्टेंटिनोपल में पहले जब उसको ओटोमन एम्पायर कैप्चर कर लेता है, कौन से ईयर में करता है ओटोमन एम्पायर उसे कैप्चर? तो ओटोमन एम्पायर उसे कैप्चर कर लेता है 1453 में, और वहां का जो राजा बनता है, किंग, वो अपने आप को अनाउंस कर देता है खलीफा। और मुस्लिम्स में खलीफा का मतलब होता है उनका पॉलिटिकल और उनका स्पिरिचुअल लीडर, यानी कि वो उसे अपना भगवान कह देते हैं, ठीक है। अब जैसे वहां पे खलीफा की फॉर्मेशन होती है, वहां पर ओटोमन एम्पायर आ जाता है, और ओटोमन एम्पायर के अंडर में कौन रहता है? आपका सीरिया रहता है, ठीक है। टाइम पास होता रहता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वास्को डी गामा था, क्यों वास्को डी गामा भारत आया था, क्यों यूरोपियंस को भारत में आना पड़ा था? आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, देन डच आए थे, देन ब्रिटिश आए थे, देन फ्रेंच आए थे, स्वीडिश, डेनिश, ये सब लोग आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि इनको मसाले चाहिए थे, और मसाले सारे यहीं से ट्रेड होते थे, यहीं से यही एक रूट था। लेकिन इस रूट को कैप्चर कर लिया था किसने? आपके ओटोमन एम्पायर ने। रास्ता बंद हो गया, उनको मसालों की तलब लगी हुई थी, तो नीड ऑफ द स्पाइसेस उनको भारत खींच लाती है, और उस खींच के लाने में 3 लोग भेजे जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, बार्थोलोम्यू डियाज, उसके बाद कोलंबस गलती से अमेरिका ढूंढ देता है, उसके बाद वास्को डी गामा, और उसने भारत को ढूंढ लिया। तो ये वाली कहानी वहां भी पढ़ती है, वही ओटोमन एम्पायर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। और इसी ओटोमन एम्पायर के खलीफा को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने कहा था कि अगर हम जीत गए तो हटा देंगे, और उसके बाद अमेरिका, जो ब्रिटेन वाला ग्रुप है, वो जीत जाता है और खलीफा को हटा दिया जाता है। तो आप मुझे बताना, खलीफा को हटाने के अपोज में भारत में कौन सा मूवमेंट किया गया था, और उसको करने वाले कौन लोग थे? कौन कौन से 2 भाई थे जिन्होंने खलीफा के खिलाफ होने वाले उस मूवमेंट को लीड किया होता है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ओटोमन एम्पायर खत्म हो जाता है, मैंने कहा, क्योंकि खलीफा को हटा दिया जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो खलीफा हट चुका होता है, तो ये जो आपका सीरिया था ये कंट्रोल में चला जाता है फ्रांस के, और लगभग ये 1944 से फ्रांस के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 1944 तक फ्रांस के कंट्रोल में रहता है। और 1944 के बाद फ्रांस के कंट्रोल से इसे आजाद करवा दिया जाता है,
और उसके बाद यहाँ का पहला प्रेसिडेंट बनता है सुपारी अल क्वातिनी। और जो आपका सुपारी अल क्वातिनी है, याद रखना, इसका पहला फाउंडिंग फादर बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है, और ये लोग आराम से रहने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे टाइम पास होता है। 1944 से लेकर 1970 तक यहाँ पर 5 बार कूप किया जाता है। कूप मतलब मिलिट्री उसको क्या कर लेती है, ओवरटेक कर लेती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने आज तक पाकिस्तान में 5 साल अपने पूरे नहीं किए हैं, क्योंकि वहां पर मिलिट्री बार बार उसको ओवरथ्रो कर देती है। जैसे म्यांमार में होता है। तो यहां पर 1944 से लेकर 1970 तक 5 बार क्या होता है, मिलिट्री कूप होता है। और उसके बाद 1970 में एक स्टेबल सरकार आती है, और उसको लाने वाला कौन था, नाम याद रखना, हाफिज अल असाद। जो आपका हाफिज अल असाद होता है वो वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाता है, और वहां पर जीत जाता है, और वहां का बन जाता है प्रेसिडेंट। और वो इतना खतरनाक तरीके से रूल करता है कि लोग हो जाते हैं दुखी, और लोग चाहते हैं कि यार कैसे भी करके ये हटे, इसको हटाया जाए, है ना। लोग दुखी हो जाते हैं, और जब ये हट जाता है आखिर में 2000 में इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो याद रखना, इसकी जब डेथ होती है तो इसके 2 बेटे होते हैं, ठीक है। एक बेटा इसका जो है वो एक्सीडेंट में मारा जाता है, ठीक है, 1996 में। एक बेटा होता है उसका जो पढ़ रहा होता है कहाँ पे, यूके में, ठीक है, और वो डॉक्टर की तैयारी कर रहा होता है, यानी कि एमबीबीएस की तैयारी कर रहा होता है डॉक्टर के लिए, और वो आराम से पीसफुली वहां पे रह रहा होता है। जब उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसके भाई की डेथ हो चुकी होती है, तब जाकर उसको वहां पर सीरिया में बुलाया जाता है, और वो वहां की बागडोर संभाल लेता है, ठीक है। बेसिकली डिक्टेटरशिप है वहां पे, और कुछ नहीं है। और जब वो वहां की कमान संभाल लेता है तो वो वहां का बन जाता है प्रेसिडेंट। 2000 में क्या नाम था उसका, बशर अल असाद, जिसको अभी आपके 2025 में उसको हटाया गया है, ठीक है। तो बशर अल असाद पावर में आ जाता है, और जो बशर अल असाद होता है, समझना, वो एक शिया मुस्लिम्स का, देखो समझना, शिया डोमिनेटिंग गवर्नमेंट बनाता है। देखो होता क्या है, समझना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अगर मैं मैप से समझना चाहूं तो देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा कि ये मेरा इंडिया, ठीक है। इस इंडिया के यहां पर क्या बना हुआ है, पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के यहां पर क्या बना हुआ है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के यहां क्या बना हुआ है, तो आपको पता होगा ईरान, ठीक है। ईरान के यहां क्या बना हुआ है, तो आप कहोगे सर इराक, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा आगे आओगे तो ये क्या बनी हुई है, गल्फ कंट्रीज बनी हुई है। और गल्फ कंट्रीज बनी हुई है तो यहां पर एक है आपका कौन सा, सऊदी अरब, ठीक है। और ये जो सऊदी अरब वाला इलाका, ये जो गल्फ कंट्रीज है, ये सारी है सुन्नी मुस्लिम्स की, समझना ध्यान से, ठीक है। और यहां तक वाला जो ग्रुप है ये पूरा क्या है, शिया का। तो जो ईरान है बेसिकली वो शिया मुस्लिम्स का ग्रुप है, ठीक है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसमें सब शिया मुस्लिम्स रहते हैं, और वो वाला जो है पूरा कौन सा है, सुन्नी। तो इनको लगा, जब ये पावर में आया तो इसको लगा, जो आपका असाद है, इसको लगा कि यार मैं क्या करूं कि मैं यहां पर अच्छे से रूल कर पाऊं। तो आपने देखा होगा जैसे अपने भारत में गेम खेला जाता है मेजोरिटी माइनॉरिटी का। एक पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी को टारगेट करती है, एक पॉलिटिकल पार्टी है जो माइनॉरिटी को टारगेट करती है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम, अगर मैं डायरेक्टली कहना चाहूं तो इसको लगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, इस सीरिया में सुन्नी मुस्लिम ज्यादा हैं, शिया कम है। तो इसको लगा कि मुझे सुन्नी मुस्लिम्स का सपोर्ट लेके सरकार चलानी चाहिए, और मैं प्रो सुन्नी होकर चलूंगा तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो प्रो सुन्नी होने का मतलब उसे किससे डील करनी पड़ेगी, उसे डील करनी पड़ेगी आपके यूएई से, सऊदी अरब से। और जब उसे सऊदी अरब से डील करनी पड़ेगी तो वो पहुंच गया सऊदी अरब के पास, और उसने सऊदी अरब से कहा कि भाई तू मेरी हेल्प कर, मेरे यहाँ पर सरकार बनाने में हेल्प कर, मैं प्रो सुन्नी सरकार चाहता हूँ यहाँ पे। अब जब ये प्रो सुन्नी सरकार चाहेगा तो यहां पर इसकी हेल्प करने से कौन मना कर देता है, सऊदी अरब, क्योंकि उसे कोई बेनिफिट ही नजर नहीं आ रहा था। तो उसने उसका जब साथ देने से मना कर दिया, तो सोचा अब मैं क्या करूं। तो उसने क्या किया, वो जाकर मिल गया किससे, आपके सुन्नी शिया वाले ग्रुप से। अब जब शिया वाले ग्रुप से हेल्प लेगा तो शिया मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा कौन है, जो अपने आप में मुसलमानों का बादशाह कहलाना चाहता है, ईरान। आज उसी बात की तो लड़ाई है, वरना इजराइल का सुन्नी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, वो उनको कुछ नहीं कहते हैं। 57 कंट्रीज हैं इस्लामिक स्टेट में, लेकिन इस्लाम के ग्रुप में, लेकिन वो किसी पे अटैक नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है। और वो भी इसका साथ नहीं देते क्योंकि शिया है पूरा। तो उसको लगा कि यार मुझे क्या करना चाहिए, शिया मुस्लिम्स का साथ ले लेना चाहिए, जो कि वहां पे बहुत कम माइनॉरिटी में है ना, माइनॉरिटी स्टेटस उनके पास। वो चला गया ईरान के पास। अब जैसे ईरान के पास पहुंचा, तो ईरान के पास जब ये पहुंचता है तो पूरी कहानी समझना। इस ईरान में मैंने कहा यहां पर क्या था, यूएसएसआर, रशिया,
ठीक है। ईरान में पूरी प्रो रशियन गवर्नमेंट चलती है, प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट चलती है, क्योंकि वो उसको साथ देता है, क्योंकि इधर इजराइल से उसकी लड़ाई है, जब से इजराइल बना हुआ है ना 1948 से, तो इजराइल सपोर्ट करता पाता है किसका, यूएसए का। और इसको लगा कि मुझे किसका सपोर्ट होना चाहिए, तो यूएसए यूएसएसआर हमेशा से दुश्मन रहे हैं। हम इस बात को जानते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था। तो डायरेक्टली तो ये लड़ते नहीं थे, इनडायरेक्टली ग्रुप बनाते थे। और यूएसएसआर ने 1979 में अपने पांव जमा लिए थे किसमें, अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां पर जो आपके मिनरल्स वगैरह हैं वो रिच है वहां पे, ठीक है, उनको निकालना चाहता था। अमेरिका को लगा यार मुझे ऐसा नहीं करने देना है। अमेरिका ने आपके जो मकताब अल खिदमत, आपके अलकायदा, ये सारे ग्रुप बना दिए और वहां पे टेररिज्म को जन्म दे दिया। और उसके बाद उन टेररिस्टों ने क्या किया, आपके ओसामा बिन लादेन और वो सब थे, उन्होंने किसको निकाल के भगा दिया वहां से, यूएसएसआर को निकाल के भगा दिया। बाद की बातें हैं कि उस अलकायदा की हेल्प नहीं करता है कौन, आपका अमेरिका। और उसके बाद दुखी होकर वो क्या करते हैं, उसके ट्विन टावर के अंदर, आपकी जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसके अंदर, वो एरोप्लेन को उसके अंदर अटैक करवा देते हैं। बाद की बातें वो पढ़ेंगे हम जब इजराइल और ईरान पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब क्या हुआ समझना कि जब ये यहाँ पे सरकार बनाने के लिए गया तो प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट बननी थी, उसने कहा ठीक है बनाओ। ईरान का सपोर्ट पा गया, यूएसएसआर का सपोर्ट पा गया, पाकिस्तान का, इन सब का सपोर्ट पा गया और उसने एक सरकार बना दी। और जैसे होता है ना, जैसे बांग्लादेश में अभी यही तो हुआ बांग्लादेश में, कि वहां की जो सरकार थी उसका तख्ता पलट हो गया, क्योंकि लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, उनका पैसा वैसा फंडिंग कर दी गई। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ और ये दो जीत कर आ गया, उसमें क्या बोलते हैं, उस पर रूल करने लगा, ठीक है। अब इसका हेल्प कौन कर रहा है, यूएसएसआर। अब जब यहाँ पर प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट आ चुकी है तो अमेरिका को लगा यार ये तो गलत बात हो गई, मुझे भी कुछ करना चाहिए, वरना तो मेरा तो इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। तो यूएसए ने क्या किया समझना, ये जो आपका पूरा रीजन है थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इस वाले मैप पे, ठीक है, थोड़ा सा कहानी समझना। ये आपका सीरिया है, ये आपका लेबनान है, ये सीरिया की कैपिटल दमास्कस, ठीक है, जिसको अभी कैप्चर कर लिया गया था टर्की के जो यहाँ पे ग्रुप बना हुआ है जिसका नाम है हयात ताहिर अल शाम ने। तो हुआ क्या, ये आपका टर्की है ऊपर, ये आपका लेबनान है, ये आपका यहाँ पे जॉर्डन बना हुआ है, ये इराक है और इधर आपका बना हुआ है पूरा सीरिया। तो ये वाला जो आपको येलो येलो पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला जो पार्ट था ये हो गया आपका पूरा कौन सा, देखो ये इस तरफ वाला रीजन जो है ये है पूरा का पूरा प्रो किसका, आपका असाद वाला ग्रुप, सिया मुस्लिम्स का ग्रुप हो चुका है। इसके अंदर हिजबुल्ला भी आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप वो पुरानी वाली वीडियो देखना जब भी आपकी कनेक्टिविटी बन पाएगी। लेबनान के अंदर 1982 में आगे चल के क्या होता है, इसमें एक ग्रुप बनता है हिजबुल्ला, जो कि ईरान बनाता है, ईरान का प्रोक्सी ग्रुप है। और जब ये ईरान के साथ मिलकर प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट बना लेता है तो इधर से हिजबुल्ला भी इसमें एंटर मार जाता है। तो एक टेररिस्ट ग्रुप और आ चुका है हिजबुल्ला, वो इसके साथ मिल गया। दूसरा रशिया भी इसके साथ आ चुका है, तीसरा ईरान तो है ही उसके साथ। तो ये चारों के चारों एक पावरफुल ग्रुप बना के इस वाले रीजन में बैठ गए, समझ गए। अब अमेरिका को लगा कि यार मुझे भी वहां पे इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहिए, तो अमेरिका ने क्या किया, ये जो पीले वाला रीजन नजर आ रहा है तुम्हें, येलो वाला रीजन, इसको हम कहते हैं, इसको कहा जाता है आपका खुर्दिश। इस वाले रीजन में अमेरिका ने एक मिलिटेंट ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट, ठीक है। तो सीरिया डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ वहां पे बना दिया गया, एक मिलिटेंट ग्रुप जो इसको काउंटर करने के काम आएगा हिजबुल्ला को। अब जब ये अमेरिका यहां बना के बैठा है, यूएसएसआर प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट यहां बैठी है, तो यहां पर लगा इस टर्की को यार कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों मिलकर तुझे ना परेशान करें। तो इस टर्की ने भी एक मिलिटेंट ग्रुप बना दिया जिसका नाम रखा गया हयात ताहिर अल शाम। और ये हयात ताहिर अल शाम यहां से ऑपरेट करने लगा और ये अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाता चला गया। बात समझ में आ रही है। तो ऊपर से टर्की की तरफ से कौन आ चुका है, हयात ताहिर अल शाम। इधर से कौन है, तो आपके जो हिजबुल्ला, रशिया, ईरान, ये बैठे हुए हैं, असाद बैठा हुआ है। और इधर से आपका यूएसए आ जाता है और यूएसए इस वाले पूरे इलाके को सपोर्ट कर रहा होता है, समझ गए। अब जब ये सब चल रहा होता है तो आपने एक नाम सुना होगा आईएसआईएस, समझना। आईएसआईएस जो होता है बेसिकली, आईएसआईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ आपका इराक एंड सीरिया, ये जो था बेसिकली ये कब बना था तो समझना। पहले होता है एक मिलिटेंट ग्रुप बना था जिसका नाम था, समझना, मकताब ए खिदमत, MEK, ये बनाया था आजम ने, ठीक है। उसके साथ आता है कौन, तो ओसामा
बिन लादेन। ठीक है, ये कैसे बने थे, क्या कहानियां थी, वो मैं इजराइल ईरान के अंदर हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। आजम होता है, ओसामा बिन लादेन होता है, इसमें एक होता है जिसका नाम था आपका अल जवाहिरी। ठीक है, अल जवाहिरी कहते हैं बेसिकली। ठीक है, ये तीन लोग थे। तो क्या हुआ, आजम की जब डेथ हो जाती है तो यही जो आपका मेहताब एक खिदमत होता है, ये आगे चल के क्या बन जाता है, दो पार्ट्स में टूट जाता है। एक बनता है अल कायदा और दूसरा यहां से एक बनता है जिसको हम कहते हैं हिजबुल मुजाहिदीन। और अलकायदा कौन बनाता है, तो याद रखना आपका ओसामा बिन लादेन। ठीक है, और उसके साथ कौन है, अल जवाहिरी, ये इसके अंदर आके मिल जाते हैं। और हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा प्योर पर्पस था कि उसको क्या करना है, इंडिया के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करना है बस। और उसने अपने अंडर में दो ग्रुप बना लिए जो मैंने आपको पहलगाम में पढ़ाए थे, लश्कर ए तैयबा और दूसरा जैश ए मोहम्मद। इसने दो ग्रुप बना लिए। और जब इसने दो ग्रुप बना लिए, लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद, तो ये लोग अच्छे से काम कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इंडियन आर्मी भी होती है बॉर्डर पे। तो यही लश्कर ए तैयबा ने क्या बना दिया, टीआरएफ बना दिया, जिसे तुम द रेजिस्टेंस फ्रंट कहते हो, 2019 में। और इसी जैश ए मोहम्मद ने बना दिया कश्मीर टाइगर्स। ठीक है, जो कि मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि हमारे एंटी इंडिया पर्पस के साथ काम करते हैं। और यही टीआरएफ होता है जिसने पहलगाम अटैक किया होता है। समझ में आ रही है, तो ये सारे वहीं से निकले हुए। दुनिया में टेररिज्म को जन्म देने वाला अमेरिका ही है। तो इस कहानी को मैं वहां दोबारा समझा दूंगा, अभी बस इसको समझ लेते हैं। आगे चल के जब ओसामा की डेथ हो जाती है 2011 में, जब ओसामा को मार देता है अमेरिका, उसके बाद अल जवाहिरी जो होता है वो 2014 में क्या करता है, ISIS बना लेता है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। और ये बनाने के बाद में याद रखना, इस अल जवाहिरी को भी मार दिया जाता है और उसके साथ ISIS भी खत्म हो जाता है। लेकिन इसके प्रॉक्सी ग्रुप जो बने हुए आज भी चल रहे हैं, लश्कर ए तैयबा, वो सब वो बाद की कहानी है। समझ में आ रही है। तो ये ISIS सोचता है कि यार मेरे बिना लड़ाई चल रही है, मुझे भी जाना चाहिए, ये भी इधर से एंटर कर जाता है। तो इधर ISIS भी आ चुका है, इधर प्रो रशियन भी है, इधर प्रो USA भी है और इधर से टर्की भी आ चुका है। और चारों तरफ से इसको घेर के मारने की कोशिश की जा रही है। कौन, एक डिक्टेटर राजा जो कौन है, असाद। और वहां के लोग चाहते हैं वो हट जाए, उधर से सिया चाहता है सुन्नी ना रहे, सुन्नी चाहता है सिया ना रहे, दोनों आपस में लड़े जा रहे हैं। अब क्या होता है समझना पूरी कहानी, जब ये कर रहे होते हैं ये सब, तो उसके बाद क्या नाम है उसका, बसार अल असद। ठीक है, और जब ये सब हो रहा होता है तो उसके बाद समझना ये पूरा रीजन है, जैसे मैंने कहा दमास्कस इसकी कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, अलेप्पो है। ठीक है, और यहां पर अगर तुम इस मैप को ढंग से देखोगे तो ये जो आपका टर्की है, इसका जो ग्रुप है हयात ताहिर अल शाम, ये पूरा चीरते हुए यहां तक आता है और इसके अलेप्पो को कैप्चर कर लेता है। तो ये पूरा हो चुका है टर्की के पास। ये पहुंचा था सीरिया, और अभी वहां का जो राजा था बसार अल असद, उसको क्या कर दिया गया, उसका तख्ता पलट कर दिया गया। और जब उसका तख्ता पलट कर दिया गया, क्यों आया था ISIS, क्योंकि ये प्रो टर्की एंटी टर्की है, और ऊपर से टर्की आ गया तो ये भी आ गया। लेकिन जब तक ये कुछ कर पाते सारे मिल बांट कर, इससे पहले क्या हुआ, बसार अल असद जो था उसको रिप्लेस कर दिया गया, उसको रातों रात भागना पड़ गया। आज के दिन वो UK या कहीं पर शरण लेके बैठा है। ठीक है, और वहां पे सरकार का तख्ता पलट हो गया, फिर से कूप हो गया, और वहां पर दूसरी सरकार आपकी जो 2025 से चल रही है। ठीक है, तो ये क्या था वहां के सीरिया क्राइसिस। थोड़ा सा आई होप आपने बातें समझी होंगी। पूरी की पूरी कहानी कहां से निकलती है, टेररिज्म से, कि टेररिज्म ही इसकी मेन जड़ है। और उधर से अमेरिका और रशिया ये तो हर ग्रुप में शामिल होते ही होते हैं। समझ गए। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूं तो जैसे 2011 से 2014 तक सिविल वार चले, बहुत सारे रेबल ग्रुप बने जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं। 2014 से 2019 तक इसमें ISIS बन जाता है, वही जवाहिरी जो बनाता है सीरिया और इराक वाला। ठीक है, 2015 से 2019 तक रशिया एंटर कर जाता है किसके साथ, देखो जब रशिया उसको सपोर्ट कर रहा था, आप सोचोगे सर रशिया ने उसकी हेल्प क्यों नहीं की। प्रॉब्लम क्या है ना, रशिया यूक्रेन में उलझा हुआ है। ठीक है, अमेरिका ने उसको वहां उलझा रखा है, और यहां पर वो उसकी असाद की हेल्प ही नहीं कर पाता है। तो अभी ईरान में यही चल रहा है कि जो खमेनी है, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका या इजराइल खमेनी को मार के निकल ले और जो रशिया वो देखता रह जाए। तो रशिया ऐसा भी नहीं करेगा, तो रशिया उसको भी बचाने की कोशिश करेगा। एक्चुअल में उसको नहीं बचाना है, ये सारे के सारे अपने एजेंडाज के साथ आते हैं, क्योंकि वहां पर जो इनकी कनेक्टिविटी है उसको एक ब्रेक करने में या उसकी कनेक्टिविटी को तोड़ देते हैं। जैसे अभी मैंने आपसे एक बार पढ़ाया होगा कि जैसे आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे ईरान की तरफ झुक के रहना पड़ रहा है कि भाई वो मत बंद कर देना वरना तो मेरा ट्रेड बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड लिंक होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे को वाइप आउट नहीं कर सकते हैं लोग।
2019 से 2022 तक क्या होता है, ISIS बहुत सारी टेरिटरी छोड़ देता है, यूएस वहां से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ कर लेता है। यूएस क्यों विड्रॉ कर लेता है? क्योंकि यूएस का पूरा एजेंडा पूरा हो चुका है, क्योंकि रशिया जो है वो निकल चुका है, और रशिया जहां पहुंचता है यूएस से जबरदस्ती पहुंच जाता है, यूएस से जहां पहुंचता है रशिया जबरदस्ती पहुंच जाता है। दोनों के एजेंडा पूरे हो गए, वो वहां से निकल गया, वो वहां से निकल गया, वहां की मिलिट्री ने ओवरटेक कर दिया और उसको वहां से निकाल के भगा दिया। ठीक है, 2023 से 25 के बीच में क्या हुआ, असाद रिगेन्स कंट्रोल ऑफ द मोस्ट टेरिटरी, पॉकेट्स ऑफ द रेबल एंड कुर्दिश कंट्रोल रिमेन। ठीक है, कुर्दिश और ये सब नहीं रहता उसके बाद, और लास्ट में क्या होता है, उसको वहां से हटा दिया जाता है। ठीक है, अभी हट गया है, मुझे कमेंट करके बताना हु इज करंटली रूलिंग सीरिया। सीरिया को कौन रूल कर रहा है अभी, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। उसकी पॉलिटिकल पार्टी का क्या नाम है? ठीक है, क्या वो मिलिट्री रूल चल रहा है, वो आप मुझे बताओगे। नेक्स्ट है रशिया। रशिया का क्या रोल है? तो देखो मैंने अभी आपको बताया था कि रशिया जो है वो बेसिकली किसको सपोर्ट करता है, असाद को। क्यों कर रहा था? क्योंकि प्रो सिया गवर्नमेंट थी। वो प्रो सिया गवर्नमेंट का मतलब ईरान, और ईरान जहां था वो रशिया था, और जहां रशिया था वहां चाइना भी था, तो चाइना भी हेल्प कर रहा था। यूएसए क्यों था? तो यूएसए को सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को बचाना था, एक्चुअल में उसने बनाया उसी ने था, ताकि यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस को कम कर सके। टर्की क्यों आ गया था? क्योंकि कुर्दिश ग्रुप्स जो थे उनसे लड़ता था, उसको लगता था कि टर्की को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो आपस में लड़ रहे हैं दो मिलिटेंट ग्रुप, कहीं तुझे ना बर्बाद कर दें, क्योंकि वो ऊपर बना हुआ था। उसने भी एक बना दिया होता है मिलिटेंट ग्रुप, अभी हमने पढ़ा था, वो उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे नाम याद रखना। ठीक है, एक बार दो बार पढ़ोगे याद हो जाते हैं। ईरान क्यों था? तो ईरान तो आप जानते हो असाद को किसके थ्रू हेल्प करता था, हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह कब बना था? 1982। कहां पर बना था? लेबनान में। ठीक है, और ये उसका प्रॉक्सी ग्रुप है। ठीक है, और अभी तक लड़ाई प्रॉक्सी ग्रुप से चल रही थी, अब लड़ाई हो चुकी है आर पार की, फेस टू फेस, जो इजराइल और ईरान के नाम से चल रही है। इजराइल क्यों बीच में आ गया? तो इजराइल इसमें एयर स्ट्राइक करता रहता है, किसमें? ईरानियन वेपन्स के ऊपर। कहां पर? जो सीरिया में भेजे जाते हैं। ठीक है, तो इजराइल उसका दुश्मन है, तो किसकी तरफ से आ रहा था? सीरिया की तरफ से आ रहा था। लेकिन सीरिया तो किसी का है नहीं, क्योंकि 3-4 ग्रुप बने बैठे हैं, मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है, डिक्टेटरशिप चली आ रही थी। तो अभी अगर आप पढ़ोगे तो नजर आएगा कि सीरिया से डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया गया है। लेकिन वहां पे डिक्टेटरशिप तो खत्म हो गई, लेकिन मिलिट्री रूल को कैसे खत्म करोगे? पाकिस्तान जैसे हालात हो गए तो क्या करोगे? 5 साल ही नहीं पूरे होते प्राइम मिनिस्टर के। तो ये क्राइसिस चले आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी कि कैसे सीरिया या आपके जो मिडल ईस्ट है इसके अंदर क्राइसिस चले आ रहे हैं। हम जब इजराइल और ईरान को पढ़ेंगे तो इसको दोबारा से हम बीच में लेके दोबारा से एक बार चेक कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपकी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं दोबारा से किसी दूसरे लेक्चर में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।